नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का व्याकरण का वीडियो है और इस व्याकरण के वीडियो में आज हम सीखेंगे अव्यय की ट्रिक। जी हाँ, अव्यय के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर उसे ढूंढिए। आज के इस वीडियो में हम केवल अव्यय की ट्रिक देखने वाले हैं। जी हाँ, झट से हम अंक कैसे हासिल करें, यही महत्वपूर्ण ट्रिक इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब देखो कि अव्यय क्या है, यह पहले हमें समझ लेना है। अगर इसकी परिभाषा हम जानते हैं तो ट्रिक जल्द से जल्द हम जान सकेंगे। ठीक है, अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द भी है। अब देखो कि व्यय का मतलब बदल और अ का मतलब नहीं। इसका अर्थ यह है जिसमें बदलाव नहीं आता है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, जिसमें हेर फेर नहीं होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। इसके लिए हम बहुत एक सुंदर उदाहरण देखते हैं, तब जाकर आपको अव्यय की परिभाषा ठीक में समझ आएगी। ठीक है, अब देखो कि पहला उदाहरण मैंने ये लिया है। मोहन घर के सामने खड़ा है, गीता घर के सामने खड़ी है, दोनों घर के सामने खड़े हैं। अब तीन उदाहरण हमने देखे। अब देखो, मोहन क्या है? पुल्लिंग शब्द है और इसका वचन एक ही है। ठीक है, मोहन एक है और पुल्लिंग है, इसलिए इसकी क्रिया क्या हो गई? खड़ा, ये हो गई है। ठीक है, उसी प्रकार गीता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, इसलिए क्रिया क्या हो गई? खड़ी हो गई। दोनों, ये अनेक वचन है और इसीलिए क्रिया खड़े ऐसी हो गई है। अब आपके समझ में आया होगा कि यहाँ मोहन बदला है, खड़ा बदला है, गीता बदली है, खड़ी बदली है, दोनों बदले हैं, खड़े बदले हैं, लेकिन एक शब्द जो है बिल्कुल वही का वही है, वो बदलाव नहीं आया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और वो शब्द है सामने। ठीक है, जैसे मोहन सामने, गीता सामने, दोनों सामने, ये सामने शब्द वैसी के वैसे रहा है, मतलब इस पर लिंग वचन कारक का, काल का कोई परिणाम नहीं हुआ है और ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी परिभाषा यह हो जाती है कि लिंग वचन कारक का जिन शब्दों पर कोई परिणाम नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। यह बात आपकी समझ में आई होगी छात्रों। अब चलते हैं अव्यय के भेद जानते हैं। अव्यय के चार भेद यहां हम देखने वाले हैं। अव्यय के चार भेद है: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। छात्रों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत से छात्र यह शब्द गलत लिखते हैं। संबंध सूचक, स के ऊपर बिंदी है, ब के ऊपर बिंदी है, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक। और बहुत से छात्र तो ये गलती करते, विस्मयादि बोधक शब्द सही तरीके से नहीं निकालते। देखो, विस्मया दी, पहली वेलांटी दी, बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार बहुत अच्छे तरह से हमें इसका स्पेलिंग, मतलब इसकी जो वर्तनी है वो लिखनी है। ठीक है, देखो एक एक अव्यय के बारे में हम थोड़ी बहुत यहाँ जानकारी लेते हैं। ठीक है, पहला क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो, ये जो शब्द है उसमें ही इसकी परिभाषा है। कौन सा अव्यय है? जो क्रिया के बारे में विशेषता बताता है ना। विशेषण मतलब विशेषता बताता है क्रिया के बारे में। देखो, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। अब यहां देखने की क्रिया है, तो कैसे देख रही है? चुपचाप देख रही है, मतलब क्रिया के बारे में विशेष जानकारी चुपचाप ने दी है। देखो छात्रों, अगर चुपचाप शब्द नहीं भी होता तो भी वाक्य का अर्थ लग जाता है। जैसे पुलिस सारा तमाशा देख रही थी, लेकिन इसमें विशेषता नहीं है।
विशेषता क्या है? कैसे देख रही है? चुपचाप देख रही है, इसलिए चुपचाप क्या है? ये क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हाथी धीरे धीरे चलता है। अब यहां चलने की क्रिया है, कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे, मतलब चलना ये जो क्रिया है इसके बारे में धीरे धीरे इस शब्द ने उसकी विशेषता बताई है, इसीलिए धीरे धीरे ये शब्द जो है, ये जो अव्यय है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है। दूसरा, संबंध सूचक अव्यय। अब देखो कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाले अव्यय संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो यहां, रोहन पाठशाला की ओर जा रहा है। अब यहां ये जो ओर है, ये संबंध सूचक अव्यय है। छात्रों, यहां बहुत से छात्र ये गलती करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है और एक ही है। ये बात अलग अलग है। और एक मात्रा जो है और, ये संबंध सूचक अव्यय है, और दो मात्रा और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। वो बाद में देखने वाले हम। यहाँ और के बारे में देखते हैं। ये और जो है ये संबंध सूचक अव्यय है। मतलब क्या होता है कि रोहन और पाठशाला, इनका संबंध और ने दिखाया है। ठीक है। घर के सामने पाठशाला है। यहाँ भी देखो, सामने ये जो शब्द है ये संबंध सूचक अव्यय है। घर और पाठशाला, इसका संबंध इसने दिखाया है। ठीक है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाला अव्यय संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। ठीक है। अब यहां एक ट्रिक है। संबंध सूचक अव्यय के पहले ज्यादातर का, की, के ये आते हैं। यहां की कौन सी आती है? दूसरी वेलांटी वाली। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इस शब्द में ही इसकी परिभाषा है कि क्या बोध होता है? समुच्चय का बोध होता है, इकट्ठे करने का बोध होता है, जोड़ने का बोध होता है। और क्या क्या जोड़ा जाता है? दो शब्द या दो वाक्य। ठीक है। अब यहां उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं। मेरे पास पेन और पेंसिल है। अब देखो, और ये जो शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन दी जाती है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित अव्यय कौन सा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? और ये जो होता है ये इसके पहले और इसके बाद ये जो वाक्य है ये अलग अलग अर्थ के वाक्य होने चाहिए। जैसे अब यहाँ वाक्य नहीं है, ये शब्द है, जैसे पेन और पेंसिल, ये दो शब्द जो है और ने जोड़ दिए हैं, समुचित किए हैं, इसलिए और ये जो है ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए, और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों है? देखिए, डॉक्टर आए ये अलग अर्थ का वाक्य है, दवा देकर चले गए अलग अर्थ का वाक्य है। मतलब दोनों अलग अलग अर्थ के वाक्य और ने इकट्ठा किए हैं, समुचित किए हैं, जोड़ दिए हैं, इसलिए और ये जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है और इसका पूरा वाक्य बन गया है, डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए। ठीक है। उसी प्रकार सूरज निकला लेकिन प्रकाश घर में नहीं आया। लेकिन ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि प्रकाश घर में नहीं आया ये अलग अर्थ का वाक्य है, सूरज निकला अलग अर्थ का वाक्य है। मतलब इसमें भी क्रिया है और इसमें भी क्रिया है। ये दोनों वाक्य लेकिन ने समुचित किए हैं, जोड़ दिए हैं, इसलिए ये लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। तो बात समझ में आई होगी छात्रों कि जो अव्यय दो शब्द या दो वाक्य इनको जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब चौथा जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय का अर्थ यह होता है कि आश्चर्य, लेकिन यहाँ मानव के मन में अनेक प्रकार के भाव है। दोस्तों, मानव के मन के अनेक भाव है, जैसे कि सुख है, दुख है, अचरज है, घृणा है ना। तो ये जो सारे के सारे भाव है ये प्रकट करने के लिए
विस्मयादि बोधक अव्यय यहाँ काम आते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? जो अव्यय मानव के मन के भाव, सुख, दुख, अचरज, घृणा आदि को प्रकट करता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह कितना प्यारा फूल है ना। यहाँ आश्चर्य की बात है, इतना प्यारा फूल शायद कभी देखा नहीं होगा, इसलिए ऐसे शब्द निकले, ओह कितना प्यारा फूल है, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, बाप रे कितना बड़ा सांप है ना, छी कितनी गंदगी है। अब अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जो मन के भाव है प्रकट हो गए हैं। यहाँ घृणा है, यहाँ आश्चर्य है, यहाँ आनंद है, आश्चर्य, मतलब ये भाव जो प्रकट करने वाले अव्यय होते हैं, ये अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ एक ट्रिक है कि विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये चिन्ह मतलब संबोधन चिन्ह उसमें दिया जाता है, उसके बाद ये आता है। ठीक है, अब देखिए अव्यय पहचानने की ट्रिक हम देखने वाले हैं। अब तक हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि अव्यय किसे कहते हैं, कौन सा अव्यय क्या है। ठीक है, अब अव्यय पहचानने की ट्रिक हम देख रहे हैं। देखो क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्रिया के बारे में विशेषता। संबंध सूचक अव्यय क्या है, अव्यय के पहले काकी के आता है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, अलग अलग अर्थ के दो शब्द या दो वाक्य जोड़ देता है। और विस्मयादि बोधक अव्यय मन के भाव प्रकट करता है, और ये जो चिन्ह है ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये संबोधन का चिन्ह है। अब हम उदाहरण के तौर पर अव्यय पहचानने की ट्रिक देखते हैं। उदाहरण मैंने ये लिया है, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। और चुपचाप के नीचे अंडरलाइन है। आपको कहा गया है या पूछा जाता है कि निम्नलिखित अधोरेखांकित शब्द का अव्यय पहचानिए। तो हम कैसे पहचाने, यही हम अब ट्रिक देखने वाले हैं। छात्रों, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये चुपचाप शब्द जो है ये अव्यय है, कौन सा है ये तो देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय है या नहीं ये देखते हैं। मतलब इस वाक्य में ये चिन्ह है क्या देखते हैं। अगर चिन्ह है तो लिख लो विस्मयादि बोधक अव्यय, लेकिन चिन्ह नहीं है तो चलो आगे चलते हैं। अब समुच्चय बोधक के बारे में देखते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि जो अव्यय यहाँ दिया है उसके पहले अलग अर्थ का, सेपरेट अर्थ का वाक्य होना चाहिए, और उसके बाद का जो वाक्य है उसका भी सेपरेट अर्थ का वाक्य होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं पुलिस सारा तमाशा, कोई बात समझ में आती है? नहीं ना, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया ही नहीं है, तो ये अधूरा वाक्य है। इसलिए ये दो वाक्य इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग अर्थ के नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, चलो तीसरी ट्रिक की ओर चलते हैं। देखते हैं संबंध सूचक है क्या, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, के ये अक्षर आते हैं, है ना, का, की, के ये आते हैं। मतलब यहाँ अगर का, की, के कोई भी होता तो ये क्या होता, संबंध सूचक अव्यय होता। यहाँ नहीं है, इसलिए संबंध सूचक अव्यय भी नहीं है। अब देखो अगर ये तीनों अव्यय यहाँ नहीं है तो बेशक हमें लिखना है ये अव्यय कौन सा है, क्रिया विशेषण अव्यय, है ना। मजेदार ट्रिक, क्योंकि अब देखो कि देखने की क्रिया है और देखने की क्रिया के बारे में विशेष जानकारी चुपचाप इस शब्द ने दी है, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। लेकिन हम ट्रिक क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर चिन्ह है तो विस्मयादि बोधक, इसके पहले काकी के अगर शब्द है या अक्षर है तो संबंध सूचक। अगर दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ के एक साथ जुड़े हुए हैं या दो शब्द जुड़े हुए हैं, शब्द का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, अगर यहाँ है जुड़े हैं तो समुच्चय बोधक है। अगर तीनों नहीं है तो बेशक लिखना है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इस प्रकार हमने अव्यय पहचानने की ट्रिक देखी है। जरूर आप अंक हासिल करेंगे, ये मेरा दावा है। अब देखो कि एक विशेष सूचना है, ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए है कि 9वीं और 10वीं के लिए केवल अव्यय का वाक्यों में प्रयोग ही होता है या करना पड़ता है।
ऐसा सवाल दिया जाता है कि अव्यय का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और ये किन के लिए है? केवल 9वीं और 10वीं के लिए। ठीक है, तो छात्रों, 9वीं और 10वीं के छात्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी ट्रिक जानकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से सही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे शब्दों के मुख्य 2 भेद। वाक्य में शब्द यह महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अर्थपूर्ण वर्ण के समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे क, म, ल। शब्दों के मुख्य 2 भेद हैं। उसमें एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शब्दों का पहला भेद है विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संक्षेप में, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर लड़का संज्ञा है, मैं सर्वनाम है, अच्छा यह विशेषण है तथा चलना यह क्रिया है। यह 4 समूह यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक समूह का पहला शब्द मूल शब्द है और बाद के शब्द उसके रूपांतर है। यह रूपांतर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रयोग होता है। इसीलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। शब्दों का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। संक्षेप में, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का प्रतिदिन आता है, लड़की प्रतिदिन आती है, लड़के प्रतिदिन आए, लड़कियां प्रतिदिन आएंगी। इस वाक्य समूह में प्रतिदिन शब्द में लिंग, वचन, काल के कारण कोई रूपांतर नहीं हुआ है। ऐसे शब्द हमेशा अपने मूल अवस्था में ही रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर प्रतिदिन यह शब्द अविकारी शब्द है। इसी तरह और, तथा, बाहर, परंतु, क्योंकि, ऊपर, किंतु, इन शब्दों में भी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए यह शब्द भी अविकारी शब्द है। अभी हमने देखा कि शब्दों के मुख्य 2 भेद है। उसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहाँ पर एक बात याद रखिए, विकारी शब्द को ही सव्यय कहा जाता है और अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्द के 4 भेद है। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी विकारी शब्द के 4 भेद और अविकारी शब्द के 4 भेद। ऐसे कुल शब्दों के 8 भेद है।
धन्यवाद।